हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को कल मैंने प्रोवाइड कराया था, प्राचीन भारत के इतिहास में लुसेंट बुक का जो पॉइंट्स है, बॉक्स पॉइंट में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको कल प्राचीन भारत में कराया था, ठीक है? और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में जो भी बुक में दिए गए हैं, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक-एक करके सब कुछ देखेंगे, सभी पॉइंट्स को बस ध्यान में रखिए। डेफिनेटली पेपर में आपको 1-2 नंबर तो यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। आपने प्रीवियस में भी देखा होगा कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट चलिए इस सीरीज को यानी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया जो प्रमुख युद्ध था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। फिर आता है एक साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें अब वापिस क्या होता है कि इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। फिर आता है चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, यहाँ पर भी गौरी विजय होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ये थोड़ा सा पॉइंट नया है, इसे ऐड कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य रहे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार की नींव रखा था, लेकिन उसे पूरा कराने का जो श्रेय जाता है, कुतुब मीनार के निर्माण का पूरा श्रेय जाता है ये इल्तुतमिश को। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, चांदी का टाका और तांबा का जीतल कहा जाता था। ठीक है, एकता प्रणाली को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी नाम से गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ये पॉइंट पूछा जाता है। और यहाँ से जब तुर्कान ए चहलगानी का जो गठन है इल्तुतमिश ने किया, इसका विनाश भी पूछा जाता है किसने किया था? बलबन ने किया था। वो पॉइंट हम फिलहाल यहाँ पे नहीं देखते क्योंकि वो हम बॉक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले जो नवीन पद थे वो क्रमानुसार कुछ इस तरह से थे। दीवानी रियासत जो था, दीवानी रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, दीवानी रियासत। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या करा? सहना ए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, उसे सहना ए मंडी कहा जाता था। ठीक है, बरीद क्या होता था? तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, वो कहते थे बरीद। फिर इसके बाद मुनियान व गुप्तचर होते थे, गुप्त सूचना प्राप्त करना इनका कार्य होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं थी, वो कौन कौन सी थी? जैसे कि सबसे पहला दुहाब क्षेत्र में कर की वृद्धि इसने किया था 1326-27 में। राजधानी को परिवर्तन करता है 1326-27 में। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये हमेशा पूछा जाता है कि किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने 29-30 में किया था, 1329-30 में। खुरासान व कराचील का अभियान जो कि इसका बाद में आता है। तो ये चारों क्रम इसी तरह से याद रखें, हमेशा पेपर में आपको मिलाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। सल्तनत कालीन जो मंत्री थे उसके संबंधित विभाग थे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं वजीर जो होते थे वो प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता था, राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। मुशरिफ मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व व्यय का लेखा जोखा ये करते थे। फिर इसमें हम देखते हैं मजमुआदार। मजमुआदार जो था उधार दिए गए धन का हिसाब रखना इनका कार्य होता था। खजीन का क्या रखें? कोषाध्यक्ष होते थे। आरिज ए मुमालिक, ये पूछा जाता है, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे। दीवाने अर्ज किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। ये हमने अलग वीडियो एक आपके लिए बनाया है, बलबन। ठीक है, बलबन ने बनाया था, ये पॉइंट याद रखेगा। फिर यहाँ पे देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बरीद मुमालिक जो पूछा जाता है, गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था बरीद मुमालिक। वकील जो दर था, सुल्तान का व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवाने खैरात दान विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने इसे बनाया था, इस विभाग को। दीवाने बदंगान को भी एफएसटी ने बनाया था, दासों के दास का विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था, इसे भी एफएसटी ने बनाया था। ठीक है, ट्रिक हमने क्या इसके लिए याद किया? देखिए अगर आप अच्छे से सल्तनत विभाग के सभी को ट्रिक को याद करना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो अपलोड है, बहुत पहले की वीडियो है,
आप उसे देख सकते हो। सल्तनत कालीन विभाग बाय ऑनलाइन स्टडी ऑन सर्च करके देख लेना, उस पर ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे आता है विभाग और बनाने वाले सुल्तान। दीवाने मुस्त खराज, तो जो है वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी। याद कैसे करते, अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो मस्त था, ठीक है, मस्त था, ऐसे याद रखो, मुस्त मतलब मस्त। एक वित्त विभाग था। दीवाने कोही कृषि विभाग था, एमबीटी ने बनाया था। हम इसे याद रखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को हम जानते हैं कि पागल बादशाह के नाम से इसे जाना जाता था। तो पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहते हैं, को ही मतलब कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन, मतलब अज्जू भाई बलवान था। वेलकम बैक मूवी में आपने देखा हुआ, अज्जू भाई जो था वो बलवान था, ठीक है। दीवाने बदंगान खैबर, याद रखिए बिहार में हमारा क्या होता है, एफएसटी से पूछा जा रहा है कि खैबर, मतलब भोजपुरी में पूछा जा रहा है खैबर, खाना खाने के लिए पूछा है खैबर। ख से आपका खैरात हो जाता है, ई से इस्तिहाक और ब से जो कि बदंगान हो जाता है। एफएसटी ने ये सारी विभागी को बनाया था, ठीक है। यहाँ पे तीनों आप देख पाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट मैं 300 प्लस का रखता हूँ, तब जाकर के हम इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के सारी वीडियोस, मतलब सारे जो पॉइंट्स हैं इसी तरह के हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने की। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं राजस्व कर व्यवस्था किस किस तरह के था। जो कि प्रश्न पूछा था, उस्र क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था उस्र, ये याद रखिएगा। पूछा था कि उस्र क्या था, तो हमें याद रखना है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला एक तरह से भूमि कर के रूप में उस्र लिया जाता था। खराज क्या होता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी मुसलमानों से जो लिया जाता भूमि कर उसे उस्र कहते थे, और जो गैर मुसलमान होते थे उनसे खराज लिया जाता था। जकात क्या था, मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा जो कि होता था। जजिया को याद रखिएगा, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, यानी ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खराज, जकात, जजिया, ये याद रखें। जजिया तो आपको याद होगा, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था। खम्स क्या होता था, ये भी याद रखो कि लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। बस इतना, बस हमें ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना। अब नेक्स्ट आता है स्थान और प्रसिद्धि का कारण। मुगल, जब हम सल्तनत कालीन बात करते हैं तो उसमें कुछ कुछ स्थान थे जो कि फेमस थे अपने अपने कार्यों के लिए, अपनी अपनी कुछ जो कि वहाँ पे फेमस चीज़ों के लिए। जैसे सरस्वती की बात करें तो सरस्वती फेमस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अच्छी किस्म के चावल मिलता था, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती चावल के लिए। अनहिलवाड़ा की बात करें तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में ये फेमस हुआ करता था, अनहिलवाड़ा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है सतगांव। सतगांव में रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था सतगांव, ठीक है, सतगांव। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था, और बनारस जो था वो सोने चांदी व जड़ी काम के लिए फेमस हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि संगम वंश के जो प्रमुख शासक रहे उनके बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर मैंने वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो बताया, आप उसे जरूर देख लेना। देखिए संगम वंश के प्रमुख शासकों में अगर सबसे बात किया तो हरिहर और बुक्का तो याद रखना है, क्योंकि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 से 1356 तक इनका जो कि शासनकाल था। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम आते हैं, हरिहर द्वितीय आता है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। हमें इसमें से जो 2-3 शासक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे बुक्का प्रथम हो गए, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और जितना हो सके उतना अच्छे से कृष्ण देवराय के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेटली जो प्रश्न पूछा था विजयनगर साम्राज्य से वो कृष्णदेवराय के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो कृष्णदेवराय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे किन कहाँ से आए थे और किसके समय में आए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली का यात्री था, 1420 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के समय में। इस पर मैंने एक ट्रिक भी बनाया है। अब्दुल रजाक जो था वो फारस का यात्री था, 1442 में आया था देवराय द्वितीय के समय में। नुनीज पुर्तगाली यात्री था, 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे, यानी ये तीनों, नुनीज, डोमिंगो पायस और बारबोसा। यहाँ पे जो पायस और बारबोसा ये दोनों कृष्णदेवराय के समय में आए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवों में कृष्ण ऐसे याद रखोगे तो काफी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। निकलो नुनीज हम ऐसे याद कर सकते हैं, निकलो अब्दुल नुनीज पाके बार से, नुनीज पाके बार से हमने ऐसे याद किया, तो
याद रहेगा। देखो मैंने क्या बताया, निकलो अब्दुल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ निकलो, थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। निकलो अब्दुल नुनीज पाके बार से, ठीक है, बार से मैंने बोला, ठीक है। और एक वर्ड मैंने और बोला था, एक ट्रिक और मैंने बताया था कि देवों में कृष्ण, ठीक है, देवों में कृष्ण, मैंने ये बताया था आपको। अब इसे याद कैसे रखेंगे, निकलो अब्दुल, ठीक है, निकलो मतलब निकोलो कॉन्टी, देवों में कृष्ण बताया, देवो मतलब एक देव की बात नहीं कर रहा हूँ, देव मतलब बहुत देव, यानी देव वन और देव टू, तो यहाँ पे देवो हो जाएगा, पहला जो होगा निकोलो कॉन्टी वो देव वन, और अब्दुल जो है देवो यानी देव टू, ठीक है। नुनीज की बात करें तो ये मल्लिकार्जुन देता है, कहेंगे अच्युत राय देता है, तो ये यहाँ पे मल्लिकार्जुन हो जाता है। फिर डोमिंगो पायस और बारबोसा, यानी पा के बार से, पा मतलब पायस, जो कि कृष्ण की बात करें तो कृष्ण देवराय के समय में आए थे, और बारबोसा मतलब पुर्तगाल की जो यात्री था बारबोसा, ये भी देवराय के समय में आया था, बार तो बारबोसा। तो इस तरह से याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, रट कर याद करना है, जैसे याद करना है कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अष्टदिग्गज में शामिल जो कवि थे, ठीक है, अष्टदिग्गज आपको पता ही है कि विजयनगर साम्राज्य में जो कवियाँ थे, 8 कवि थे, उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। उसमें सबसे जो फेमस थे अलसनी पेदान थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। मनु चरित्रम और हरि कथा सार जो है इनकी रचना है, ये बस याद रखिए। साथ ही साथ इसमें एक और जो नाम है वो है तेनाली राम रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्णन पांडुरंग महात्म्य, ये इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी के बारे में हम एक बार पढ़ देते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। नंदी तिम की बात करें तो परी जात हरण इनकी रचना है। साथ ही साथ भट्ट मूर्ति जो थे, भट्ट मूर्ति जो कवि थे, इनकी जो रचना है नरस भूपालियम और हरिचंदन लोपाख्य, लोकपाख्य नाम। देखिए नाम भी मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो हम लोग भी कभी याद नहीं किए, ठीक है। फिर उसी तरह से धूर्ति जो थे, उनकी जो रचना थी कल हस्ती महात्मय, ठीक है, ये था। मल्लन याद रख सकते हैं, मल्लन का राजशेखर चरित्रम, चरित्र वाला तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो राजशेखर चरित्रम मल्लन थे। अच्युत रामचंद्रन की बात करें तो याद रख सकते हैं क्या है, सकल कथा सार संग्रह, सकल कथा सार संग्रह एवं रंभा रामाभयुद्यम, ये नाम याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि पिंगाली सूरत जो है वो राघव पंडियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैंने आपको बताया बस वो थोड़ा सा याद रख लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेलुगु के 5 महा जो काव्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अमुक्त मल्यादि की रचना कृष्ण देवराय ने की थी, तेलुगु भाषा में ये पूछा जाता है। और संस्कृत में इनकी एक और रचना है जम्बावती कल्याणम, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, जम्बावती कल्याणम, कल्याणम, ये इनकी संस्कृत की रचना है, ये याद रखें। मनु चरित्र की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा मनु चरित्र जो है वो एक तरह से महाकाव्य होता है, अलसनी पेदान की। वसु चरित्र है भट्ट मूर्ति की, यहाँ पे आप देखिए भट्ट मूर्ति है, इनकी एक रचना है वसु चरित्र। फिर आता है राघव पंडवियम, जो यहाँ पे हमने देखा था वह पिंगली सूरत, और पांडुरंग महामात्म्य जो है वो तेनाली रामन के द्वारा लिखी गई रचना है, तो ये सब कुछ याद रखें। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य आता है, उसमें जो जो चीज़ें फेमस हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे विजापुर के जो संस्थापक थे वो कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, यही पूछा भी जाता है किस वंश से थे, आदिल शाही वंश से थे। 1489 में इसकी स्थापना की गई थी। अहमदनगर के जो संस्थापक थे मलिक अहमद, ये याद रखना। बरार की बात करें तो फतेह उल्ला इमाद शाह थे। गोलकुंडा याद रखने वाली चीज़ है, कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बीदर याद रखना, अमीर अली बरीद के द्वारा की गई थी, ठीक है। कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा 1512 में स्थापित किया गया था, ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अगला देखते हैं। फिर आता है जो कि भक्ति आंदोलन में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित जो 4 मत थे वो कौन कौन से आते हैं। श्री संप्रदाय यानी रामानुचार्य जी के द्वारा यहाँ पे जो मत था वह विशिष्ट दैत्यवाद, मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया था कि जब ये बात आती है रामानुज के द्वारा
तो रामानुज कोई आम पर्सन नहीं थे, विशिष्ट आदमी थे, इस तरह से याद रख सकते हो, विशिष्ट दैत्यवाद रामानुजाचार्य। ठीक है। माधवाचार्य की बात करें तो इन्होंने दैत्यवाद दिया था। सुधा दैत्यवाद विष्णु स्वामी, यानी जब भगवान की पूजा की जाती है तो शुद्ध विचारों शुद्ध चीजों के साथ की जाती है, तो यहाँ पे विष्णु स्वामी हो जाएगा। दैत्यादैत्य निम्बार्काचार्य, अदैत्य जो होगा वो शंकराचार्य है, ये याद रखिए। फिर आता है शंकराचार्य का दृष्टिकोण और रामानुज का दृष्टिकोण। इन दोनों में तुलना के रूप में, कथन के रूप में चीजें पूछी जा सकती है, तो इन्हें भी थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य का दृष्टिकोण क्या था। इनके अनुसार ब्रह्मा जो थे वो निर्गुण थे, जबकि रामानुज जो मानते थे कि इनके अनुसार ब्रह्मा के कुछ गुण भी होते हैं। ठीक है, कुछ गुण भी होते हैं। अब नेक्स्ट में शंकराचार्य कहते हैं कि इनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन माना जाता है, जबकि रामानुजाचार्य जो मानते थे कि श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। मतलब दोनों में अलग अलग विचार थे, तो दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करने, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आता है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब हम यहाँ पे मुगल साम्राज्य में आते हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन से थे, जो जिन पर विजय उसने प्राप्त किया। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच होता है, और यहीं से बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का नींव रखता है, और सल्तनत कालीन साम्राज्य जो है लोदी वंश का समापन होता है। ठीक है। सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा। फिर आता है खानवा का युद्ध, याद रखिए 17 मार्च 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी है। चंदेरी युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा के युद्ध होता है 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच। ये चारों युद्धों का क्रम आपको इसी तरह से याद रखना। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, फिर उसके बाद 1530 में मर गया। ये होता है बाबर के याद रखने का ट्रिक। बाकी आपकी अपनी अपनी ट्रिक होती है सबकी। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि अकबर के समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन थे। जैसे कि एलिजाबेथ जो थी, रानी एलिजाबेथ, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंग्लैंड की थी। फिर शाह अब्बास थे ईरान के। फिर जार इवान जो 4 थे, जार इवान 4, तो इन्हें याद रखिएगा, ये रूस के थे। तो ये कुछ चीजें थी इनके अकबर के समकालीन शासक। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रानी एलिजाबेथ ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अकबर द्वारा जीतित जो प्रदेश थे वो कौन कौन से थे, कब इसने जो कि जीता और इसे मुगल साम्राज्य में मिला है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर, 1561 में अकबर ने इसे जीता, मालवा को। ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सब कुछ अगर एक एक करके देखोगे तो वैसे भी याद रखने वाली चीज तो है नहीं सब। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देख लीजिए। चुनार वाला याद रखना, अफगानों का शासक था और शासन था, और 1562 में इसे अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। मेड़ता याद रखना है, जयमल शासक थे 1562 में। गोंडवाना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे वीर नारायण एवं दुर्गावती जो कि शासिका थी, 1564 में अकबर ने इसे मिला लिया था। मुगल सेनापति अकबर का आसफ खां। ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेवाड़ याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप जो कि थे, और यहाँ पे याद रखिए 1568 में यहाँ पे उदय सिंह को, और 1576 में राणा प्रताप के साथ जो युद्ध होता है ये आपको पता ही है। फिर है रणथंभौर, सुरजन हाड़ा जो थे, ये यहाँ के शासक थे। 1569 में अकबर ने इसे जीता। कलिंजर रामचंद्रन 1569। मारवाड़ याद रखिए 1570। जैसलमेर याद रखना है 1570। बीकानेर 1570। गुजरात हमेशा पूछा जाता है, ये याद रखना है, गुजरात को विजय में 1571 में। बिहार बंगाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दाऊद खां यहाँ पे शासक थे 74 से 76 में, जो कि बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। ठीक है। कश्मीर वाला याद रखना, यूसुफ याकूब खां जो कि यहाँ के शासक थे 1586 में। उड़ीसा निसार खां शासक थे 1592 में। मान सिंह जो कि सेनापति थे। फिर आते हैं सिंध पर जानी बेग 1593 में। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595। मीर मासूम यहाँ पे होते हैं। कंधार मुजफ्फर हुसैन थे, और 1595 में इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो ये जो क्रम है आपको इस तरह से याद रखना है। इसमें 2-3 ही पॉइंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। मेवाड़ हुआ, गुजरात हुआ, बिहार बंगाल, कश्मीर पूछा सकता है, उड़ीसा पूछा सकता है, कंधार पूछा सकता है, गोंडवाना याद रखना है, तो मालवा को याद रखिए 1561 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, खास करके और कब हुआ था ईस्वी याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं एकदम वीवीआई रहेगा, इसे याद रखना, किसी भी तरह से याद रखो, चाहे रखना ही है। ठीक है। दास प्रथा का अंत करते हैं 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिलती है 1562 में। तीर्थकर जो यात्रा है इसे समाप्त करता है 1563 में।
फिर जजिया कर को समाप्त करता है 64 में। ठीक है, ये चारों याद रखने वाली चीज। फिर आता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में करते हैं। इबादत खाना की स्थापना 1575, कई बार पूछा जा चुका है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति मिलती है 1578 में। तो ये दोनों में अच्छे से याद रखेगा, स्थापना 1575 लेकिन सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 में। ठीक है, मजहर की घोषणा अकबर ने करता है 1579 में। दीन इलाही की जो धर्म की स्थापना करते हैं वो 1582 में करते हैं, और इलाही संबोध की शुरुआत जो करते हैं 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की जाती है 1585 में। तो ये सभी क्रम ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो हमने विजित प्रदेश देखा था अकबर के, तो वो दक्षिण भारत में भी जो विजित रहा वो आप देख लीजिए। खान देश को इसने जीता था 1591 में, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी यहाँ के शासक जो कि अली खान है। दौलताबाद चांद बेबी थी 1599 में, जो कि मुगल साम्राज्य में इसे मिलाया गया। अहमदनगर खान बहादुर चांद बीबी 1600 में मिलाया गया, और असीरगढ़ जो था वो 1601 में। यह अकबर का अंतिम विजय अभियान माना जाता है असीरगढ़, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अंतिम है इसलिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जजिया कर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें रखना है, तो ध्यान दीजिए कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्प वयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली प्रारंभ की। ठीक है, लेकिन उस वक्त ब्राह्मणों पर इसने जजिया नहीं लगाया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। ठीक है, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक बनता है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना प्रारंभ किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में भी जजिया कर प्रचलित था, किंतु अकबर ने 1564 में, यहाँ पे हमने देखा जजिया कर को समाप्त 1564 में करते हैं और इसे बंद कर दिया गया। औरंगजेब ने वापिस से 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया कर की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूली जाने लगे। जजिया का अंतिम रूप से जो समाप्ति किया था मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में होता है। तो ये है जजिया कर की कहानी। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि मुगल समय में जो कि भूमि के अलग अलग प्रकार थे, और यहाँ से प्रीवियस में आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो पोलज किस तरह की भूमि को कहते थे? नियमित रूप से जो खेती करने वाली भूमि होती थी, यानी वर्ष में 2 बार इस पर फसल उगाए जाते थे, उसे पोलज कहा जाता था। परती तो हम सभी जानते ही हैं, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर ये खेती होती थी, मतलब 1 साल 2 साल परती छोड़ दिया जाता था, कोई उसमें खेती नहीं होती थी, उसको परती बोला जाता है। फिर है चाचर किसे कहते थे? तो 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, उसे चाचर कहते थे। और बंजर जो होता था जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, यानी खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, जिसे खेती नहीं कर सकते, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है, बंजर तो हम जानते हैं, परती जानते हैं, बस पोलज याद रखना। और चाचर तो आपको वैसे भी चाचर मतलब 4 याद आ रहा है, तो 3 से 4 वर्ष के लिए छोड़ा जाता था। तो पोलज ही यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आता है मुगल कालीन सिक्के। इसमें भी बहुत सारी चीजें हमें ऐसा नहीं है कि याद रखना है, जैसे मुहर जो हुआ है, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, मुहर। ठीक है, मुहर याद रखेंगे। संसब क्या था? तो संसब याद रखिएगा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, यह 101 तोले का था। ठीक है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का मुगल समय में संसब, ये पॉइंट याद रखिएगा। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का होता था। रहस्य जो था, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सोने के सिक्के हुआ करते थे, यह 5.5 तोले का होता था। फिर है आत्मा जो है 25 तोले के सोने का सिक्का है। विनसात 20 तोले का सिक्का, ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रुपया चांदी का सिक्का होता था, और जलाली जो होता था वो चांदी का सिक्का ही होता था। ये दोनों नाम याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए दरब है, चरण है, चंदन है, द है, कल है और सुकी है, ये सभी चांदी के सिक्के होते थे। तो ये कुछ मुगल समय में प्रकार था जो कि मुगल कालीन सिक्कों का। मराठा साम्राज्य में जो दिए गए चीजें वो थोड़ा सा देखते हैं। चौथ और सरदेश मुखी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। जैसे चौथ एक एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या फिर दक्कनी राजाओं का शासन था।
चौथ जो है भू राजस्व का 1/4 था, जो कि तो यहाँ पे याद रखना है कि जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, मतलब चौथ जो था वो भू राजस्व का 1/4 होता था, जो मराठों के उन क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। और साथ ही साथ सरदेशमुखी की बात करें तो सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठों पर मतलब मराठा उस पर दावा करते थे, उनसे लिया जाता था सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठा के संबंध में भू राजस्व कर था, ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। अष्टप्रधान तो आप जानते ही हैं, जहां से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं अष्टप्रधान से रिलेटेड, तो याद कर सकते हैं। पेशवा पद प्रधानमंत्री को शोभा करता था। सरी ए नौबत सेनापति होते थे, सैन्य प्रधान। आमत्य याद रखने वाली चीजें हमेशा पूछा जाता है। राजस्व मंत्री होते थे, आय व्यय का लेखा जोखा ये करते थे। ठीक है। वाक्यान्विश जो होते थे सूचना, गुप्तचर या फिर संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष होते थे। चिटनीस याद रखेंगे, राजकीय पत्र, चिटनीस मतलब चिट्ठी, ठीक है, पत्र को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना। सुमंत ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सुमंत जो कि विदेश मंत्री होते थे। और पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। और न्यायाधीश तो जानते हैं, न्याय विभाग के प्रधान। इसमें पेशवा, अमात्य और ये सुमंत, ये तीन ज्यादातर पूछा जाता है। अमात्य जो है वो वित्त विभाग या फिर राजस्व विभाग, आप ऐसे कह सकते हो, राजस्व मंत्री होते थे। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। पेशवा तो प्रधानमंत्री आती है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका इन्होंने लिखा है नामक बृहद टीका लिखी है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है ज्ञानदेव को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल के आ जाता है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, ज्ञानेश्वरी वाला चीज जो है इनकी याद रखने वाली बात है, सारी चीजों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नामदेव, नामदेव याद रखना है। देखिए नामदेव से क्या क्या चीजें हमें मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे दो तीन चीजें ही हमें देखने को मिलता है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों का रचना किया। साथ ही साथ नामदेव को सगुण और निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है, तो ये पॉइंट एक हमें महत्वपूर्ण दिख रहा है। और मुखबनी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित है, तो मुखबनी ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एकनाथ, एकनाथ इन्होंने रामायण पर भवार्थ रामायण नामक टीका लिखा था। तुकाराम की बात करें तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें हम अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिष पुंज है। रामदास के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि माने जाते हैं। दासबोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दासबोध रामदास याद रखना है। और इनमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन जो भुवन है नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपना विचार प्रकट किया, व्यक्त किया था। तो दो तीन चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दासबोध किसकी रचना है? रामदास की रचना है। और महाराष्ट्र के अंतिम संत के रूप में रामदास जी को जाना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था, एक तो वरकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। ठीक है, जो वरकरी संप्रदाय था वो कृष्ण को मानने वाले थे, जैसे कि ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। और धरकरी जो था वो राम पंथ थे, यानी कि रामदास जैसे मानते थे। सरजामी प्रथा जो संबंध था, एक प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखने वाली चीज है। अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए दो तीन चीजें हमेशा पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं, आप इसको याद रखना। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो प्रमुख संधियां थी वो याद रखना, संधियां और एक तरफ वर्ष है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया है, पहले भी याद रखना। और ये यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री का लास्ट जो कि टॉपिक है आपका, ये बॉक्स पॉइंट। ठीक है, तो वरना जो है वरना की संधि 1731 में, संगोला की संधि 1750 याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं सूरत की संधि 1775। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो शुरुआत होता है वो सूरत की संधि के द्वारा ही होता है। पुरंदर की संधि 1776 याद रखना है। बड़गांव की संधि 1779 याद रखना है। सलबाई की संधि याद रखिए क्योंकि इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है। ठीक है, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803
और सुरजी अर्जुमन गांव की जो संधि 1803, यहाँ पर क्या है कि यहाँ से प्रश्न हमेशा ये बनते हैं कि आप इनको मिलान करने, मैच वाला पूछा जाता है, मैच करने के लिए प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है। राजापुर घाट की जो संधि है 1804 में, नागपुर की संधि होता है 1816 में, इसके बाद ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। तो ये सारे कुछ मिला करके यहाँ पे आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है मिडाइवल हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट बुक पॉइंट्स। ठीक है, जो भी टेबल फॉर्मेट में दिए गए वो सारी चीज़ें हमने कवर किया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का ये वीडियो कैसा आप लोगों को लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक्स जब तक मुझे नहीं मिलते हैं तब तक मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इस तरह की सारी चीज़ें नहीं करा सकता हूँ। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।